Hey everyone, this is me सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइन लर्निंग क्लासेस। गाइस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जेरार्ड मैनली हॉपकिंस के ऊपर टॉपिक आज का हमारा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैक्सिमम टाइम हमारे पेपर में या तो इनकी बायोग्राफी आती है या तो इनको क्रिटिकली इवेल्युएट करने को कहा जाता है, तो आप दोनों तरह के क्वेश्चन में ये लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बोर्न एट स्टार्टफोर्ड एसेक्स, England on July 28, 1844, Gerard Manley Hopkins is regarded as one the Victorian era's greatest poet। यानी कि बोला गया है, पहले बात करें जेरार्ड मैनली हॉपकिंस की, तो इनका जन्म जो है वो जुलाई 28, 1844 में हुआ। कहाँ पे हुआ है? स्टार्टफोर्ड एसेक्स इंग्लैंड में हुआ है। और ये विक्टोरियन एरा के जितने भी ग्रेटेस्ट पोएट थे उसमें से एक हैं। ही वॉज राइज इन अ प्रोस्पेरस एंड आर्टिस्टिक फैमिली। ये एक समृद्ध और कलात्मक परिवार से जो है वो बिलोंग करते हैं। ही अटेंडेड बैलियोल कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन 1863। 1863 में उन्होंने कॉलेज जो है वो अटेंड किया था ऑक्सफोर्ड का, जहाँ पे इन्होंने क्या पढ़ा था? इन्होंने क्लासिक्स पढ़ा था, वेयर ही स्टडीड क्लासिक्स। अब जो है नेक्स्ट पैसेज में चलते हैं। In 1864, Hopkins first read John Henry Newman's Apologia Pro Vita Sua, which discussed the author reasons for converting to Catholicism। अब जो बोला गया है यहाँ पे कि 1864 में जो हॉपकिंस हैं उन्होंने पहली बार जॉन हेनरी न्यूमैन की अपोलजिया प्रो वीटा सुआ पढ़ी, जिसमें लेखक के कैथोलिक धर्म में परिवर्तित होने के कारणों पर चर्चा की गई थी। सो वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम हॉपकिंस ने जो है वो पढ़ा था। किसका? यहाँ पे हॉपकिंस ने जो पहली बार जॉन हेनरी जो है उनकी जो है अपोलजिया पढ़ी, जिसमें उन्होंने देखा कि लेखक के कैथोलिक धर्म में परिवर्तित होने के क्या क्या कारण होते हैं, उस पर चर्चा हुई गई थी। 2 years later, Newman himself received Hopkins into the Roman Catholic Church। यानी कि 2 वर्ष बाद न्यूमैन ने स्वयं हॉपकिंस को रोमन कैथोलिक चर्च में शामिल कर लिया। आगे बोला गया है, Hopkins soon decided to become a priest and 1867 he entered Jesuit novitiate near London। At that time he vowed to write no more unless it were by the wish of my superiors। Hopkins burned all of the poetry he had written to date and would not write poem again until 1875। अब क्या बोला गया है यहाँ पर? तो हमने देख लिया कि 2 साल बाद न्यूमैन ने स्वयं ही क्या किया था? हॉपकिन को रोमन कैथोलिक चर्च में शामिल कर लिया था। अब हॉपकिंस ने जल्द ही एक पुजारी बनने का फैसला किया कि वो एक प्रिस्ट बनेगा, और 1867 में उन्होंने लंदन के पास एक जेsuit नोसिखिया में प्रवेश किया। उस समय उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मेरे वरिष्ठों की इच्छा ना हो तब तक अब वो कुछ भी नहीं लिखेंगे। हॉपकिंस ने अब तक लिखी सारी कविताओं को क्या कर दिया? जला दिया, यानी कि बर्न कर दिया, और 1875 तक दोबारा कविताएं नहीं लिखेंगे, ये इन्होंने ऐसा डिसाइड किया। ही स्पेंड 9 years इन ट्रेनिंग एट वेरियस जेsuit हाउसेस थ्रू आउट इंग्लैंड। He was ordained in 1877 and for the next 7 years carried his duty teaching and preaching in London, Oxford, Liverpool, Glasgow and Stonyhurst। यहाँ पे बोला गया है उन्होंने पूरे इंग्लैंड में विभिन्न जेsuit घरों में प्रशिक्षण में 9 साल बिताए। उन्हें 1877 में नियुक्त किया गया था और अगले 7 वर्षों तक उन्होंने लंदन में, ऑक्सफोर्ड, लिवरपूल, ग्लासगो और स्टीनोहर्स्ट में अध्यापन और उपदेश दिया। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। इन 1875 हॉपकिंस बिगिन टू राइट अगेन आफ्टर अ जर्मन शिप द डॉइचलैंड वॉज wrecked ड्यूरिंग अ स्टॉर्म एट द माउथ ऑफ द थेम्स रिवर। यहाँ पे क्या बोला है? 1875 में टेम्स नदी के मुहाने पर एक तूफान के दौरान एक जर्मन जहाज डॉइचलैंड के बर्बाद हो जाने के बाद हॉपकिंस ने फिर से लिखना शुरू किया। यानी कि इससे पहले जो है हॉपकिंस ने मना कर दिया था कि अब वो नहीं लिखेंगे। हॉपकिंस ने डिसाइड किया था कि जब तक उनके वरिष्ठ लोग नहीं चाहेंगे तब तक वो अब लिखेंगे नहीं, लेकिन 1875 में उन्होंने जो है वो दोबारा से लिखना शुरू किया। मैनी ऑफ द पैसेंजर इंक्लूडिंग 5 फ्रांसिकन नन्स डाइड। बोला गया है कि 5 फ्रांसिकन ननों सहित कई यात्री की जो है उसमें क्या हो गई? उस रिवर में मृत्यु हो गई। वो तूफान जो आया उसमें जो है वो थेम्स रिवर में उनकी मृत्यु हो गई जर्मन शिप में। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ऑल्दो कन्वेंशनल इन थीम,
Hopkins' poem The Wreck of the Deutschland introduced what Hopkins called sprung rhythm। अब यहाँ पे बोला गया है कि हालांकि थीम में पारंपरिक हॉपकिंस की कविता द व्रेक ऑफ द डॉइचलैंड ने वह परिचय दिया जिसे हॉपकिंस ने संप्रंग रिधम कहा था। अब यहाँ पे साथ में लिखा गया है बाय नोट लिमिटिंग द नंबर ऑफ स्लैक और असेंटेड सिलेबस हॉपकिंस अलाउड फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन हिज लाइन एंड क्रिएटेड न्यू अगॉस्टिक पॉसिबिलिटी। अब बोला गया है सुस्त या बिना उच्चारण वाले सिलेबस की संख्या को सीमित ना करके हॉपकिंस ने अपनी पंक्तियों में अधिक लचीलेपन की अनुमति दी और नई ध्वनि संभावनाएं पैदा की। अब है इन 1884 he became a professor of Greek at the Royal University College in Dublin। अब 1884 में जो हमारे जेरार्ड मैनली हॉपकिंस थे वो जो है प्रोफेसर बने ग्रीक के रॉयल यूनिवर्सिटी में डबलिन के कॉलेज में। ही डाइड 5 years लेटर फ्रॉम टाइफाइड फीवर। अब उनकी जो है वो 5 साल बाद ही मृत्यु हो गई टाइफाइड की वजह से, उनको टाइफाइड हो गया तो फीवर में उनकी जो है वो मौत हो गई। Although his poems were never published during his lifetime, his friend poet Robert Bridges edited a volume of Hopkins' poems which first appeared in 1918। अब बोला गया है हालांकि उनकी कविताएं उनके जीवन काल में कभी प्रकाशित नहीं हुई, उनके मित्र कवि रॉबर्ट ब्रिजेस ने हॉपकिंस की कविताओं का एक खंड संपादित किया जो पहली बार 1918 में प्रकाशित हुआ। यानी कि उनके जीवित में एक भी उनकी पोएम जो है वो पब्लिक के सामने नहीं प्रकाशित हुई। उनके जो फ्रेंड है उन्होंने, यानी कि उनके जो फ्रेंड रॉबर्ट ब्रिज हैं, उन्होंने जो है उनके जाने के बाद, मृत्यु के बाद उनकी जितनी भी कविताएं थी वो धीरे धीरे करके प्रकाशित की, जिसमें उनकी जो फर्स्ट कविता है वो 1918 में जो है वो अपीयर हुई पब्लिक के सामने। अब इन एडिशन टू डेवलप्ड न्यू रिदमिक एफर्ट्स हॉपकिंस वॉज also very interested in ways of rejuvenating poetic language। अब है नए लयबद्ध प्रभाव विकसित करने के अलावा हॉपकिंस काव्य भाषा को फिर से जीवित करने के तरीकों में भी बहुत रुचि रखते थे। He regularly played familiar words into new and surprising context। उन्होंने नियमित रूप से परिचित शब्दों को नए और आश्चर्यजनक संदर्भों में रखा था। अब है He also often employed compound and usually word combination। अब है उन्होंने अक्सर यौगिक और असामान्य शब्द संयोजनों का भी प्रयोग किया था। As he wrote to in a letter to Bridge, no doubt my poetry errs on the साइड ऑफ ऑर्डनेस। बोला गया है इसमें कोई संदेह नहीं मेरी कविता विचित्रता के पक्ष में है। 20वीं शताब्दी में डब्ल्यू पेट्रिन। अब देखो यहाँ पे है 20th सेंचुरी में जो है सच एज, अब 20th सेंचुरी कुछ पोएट्स के नाम लिए जा रहे हैं जो 20वीं शताब्दी में कुछ पोएट्स थे, सच एज W.H. ऑडेन। अब है अगला डायलन थॉमस और चार्ल्स राइट have enthusiastically turned to his work for its inventiveness and rich oral pattern। यानी कि W.H. ऑडेन, डायलन थॉमस और चार्ल्स राइट जैसे 20वीं सदी के कवियों ने इसकी आविष्कारशीलता और समृद्ध शरण पैटर्न के लिए उत्साहपूर्वक उनके काम की ओर रुख किया है। यानी कि काफ़ी लोगों ने जो है इनकी लाइफ में जो है वो इनका जो हेल्प किया है एक तरीके से इनके वर्क को आगे करने में। हिज फेमस वर्क, अब उनका जो फेमस वर्क है 1916 में द हैबिट ऑफ परफेक्शन, 1863 में विंटर विद अ गल्फ स्ट्रीम, 1918 में द सी एंड द स्काईलार्क। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 2016 में द कैंडल इंडोर्स, 2016 में बिन्से पॉबलर्स, 2015 में मूनराइज, 2013 में इट वॉज अ हार्ड थिंग टू ऑन डू दिस नॉट, एंड 2011 में द चाइल्ड इज़ फादर टू द मैन। ये सब जो थी इनके फेमस कुछ प्रमुख जो है वो रचनाएं थी, प्रसिद्ध रचनाएं थी। तो इसी के साथ हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। बोथ आईडीज़ लिंक आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे क्लिक करके आप सीधा मेरे टेलीग्राम पे जाकर के वहाँ पे मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएगी। साथ में आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं
कोई भी क्वायरी होती है लिटरेचर से रिलेटेड या कोई भी ये इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप वहाँ भी लिख सकते हैं, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। साथ में कमेंट सेशन में भी जो है वो कमेंट करके अपनी कन्फ्यूजन्स सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।